हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं। तो एक-एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं? तो देखो इसमें पहली चीज़ तो ये दी है कि कोई परिमेय संख्या और साथ में ये दिया है पूर्णांक। तो पहले आपको इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो एक-एक करके पहले सारी संख्याओं को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? तो देखो सबसे पहले आता है इसमें प्राकृतिक संख्याएँ या इसको प्राकृत संख्याएँ भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने का मतलब होता है प्रदर्शित करना। जैसे अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, कहीं पे हर बार आप प्राकृतिक संख्याएँ नहीं लिख सकते हैं। तो एक छोटा-सा इसका छोटा-सा फॉर्म बनाया जाता है, जिससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट का कैपिटल N बनाना है और इसको थोड़ा ऐसे बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब ऐसा मोटा करना है। तो कहीं पर भी बुक में अगर आप इस प्रकार का साइन देखोगे, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक? और N कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश के नेचुरल नंबर यानी स्टार्टिंग का जो N है, इससे इसको लिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अभी प्राकृतिक संख्याएँ होती क्या हैं? तो देखो प्राकृतिक संख्याएँ वही संख्याएँ होती हैं जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। अब वस्तुओं को गिनने का मतलब क्या है? जैसे कहीं पे इस प्रकार से 4-5 चीज़ें पड़ी हैं, ये। तो इनको गिनेंगे कैसे? सबसे पहले 0 से तो स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। 1, 2, 3, 4, 5 फिर और ज़्यादा नंबर अगर होंगे तो हम और ज़्यादा आगे जाएँगे। तो इसका मतलब ये सारी संख्याएँ क्या होंगी? नेचुरल नंबर होंगे, ये सारी प्राकृतिक संख्याएँ होंगी। ठीक है? और एक सा इसका एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से सारे नंबर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब देखो जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे पहले बेसिक सी गणित आई, पहले जोड़ आया, घटाना आया, उसके बाद गुणा आया, भाग आया, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आई। तो जब तक हमारा काम प्राकृतिक संख्याओं से चल रहा था, तब तक हम सारी चीज़ें वही कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे मैंने लिखा 2 और फिर 3। अब इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 5। तो 5 आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक संख्याओं में है। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारा दिमाग विकसित होता गया, तो हमने देखा एक बार कि 2 माइनस 2 यानी 2 ऋण 2 किया और इसका उत्तर कितना आ रहा है? हमें नहीं पता कितना आ रहा है। देखो 0 अगर इसका उत्तर आ रहा है, तो 0 तो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, इसमें भी हमें और सुधार करना पड़ेगा। तो और सुधार करने के लिए हम दूसरे टाइप का नंबर लाए, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। ठीक है? अब देखो पूर्ण संख्याएँ होती क्या हैं? देखो इसको होल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में और डिनोट कैसे करेंगे? जैसे इसको एन से डिनोट किया जाता था, तो यहाँ पे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है? कहीं पे इस प्रकार से मोटा अगर डब्ल्यू टाइप का आप देखो, तो इसका मतलब वो पूर्ण संख्याएँ हैं। अब ये पूर्ण संख्याएँ होती क्या हैं? तो ये है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएँ कहती हैं। तो इसका मतलब इसमें केवल क्या ऐड किया गया? केवल शून्य को जोड़ा गया। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्या हो जाएँगे हमारे पूर्ण संख्याएँ हो गई। अब अभी जी मैंने आपको बोला कि 2 माइनस 2 अगर कहीं पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0। वहीं पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 माइनस 2 यानी 3 में से 2 घटाने पर कितना आता है? 1 आता है। अब आपको दिख रहा होगा 1 यहाँ पे मौजूद है। पर यहीं पे अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अगर ये लिखूँ 2 माइनस 3 तो इसको सॉल्व करेंगे मतलब 2 में से 3 घटाना है तो कितना आएगा? -1 ऋण 1 आएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी ऋणात्मक संख्याएँ नहीं आई है मेरे पास। तो इसका मतलब ये जो नंबर सिस्टम है, इसको भी हमें और ज़्यादा डेवलप करना होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अगला नंबर आता है इंटीजर का और इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्याएँ। डिनोट कैसे करेंगे? कहीं पे भी अगर आप कैपिटल I देखो या कैपिटल Z देखो इस प्रकार से, तो ये किसको संकेत कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक होते क्या हैं? देखो इसमें दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 मतलब ये जो प्राकृतिक संख्याएँ हैं इसमें 0 और साथ में ऋणात्मक संख्याएँ अगर मिला दी जाती हैं तो ये सारी संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 0 के पहले जितने भी नंबर होंगे वो सारे ऋणात्मक हो जाएँगे। तो -1, -2, -3
तो ये सारे क्या होंगे, पूर्णांक होगी। अब देखो ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी कि 2 माइनस 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, और इसीलिए इसका ये वाला जो नंबर सिस्टम है इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। अब देखो कहीं पे भी अगर हम समीकरण आपने पढ़ी होंगी कक्षा 8 में, तो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है 2x बराबर 3, या पहले ये देख लो कि 2x बराबर अगर 2 कहीं पे लिखा है, तो यहाँ पर केवल x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 2/2 आएगा, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यानी x की वैल्यू आएगी 1। 1 तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मौजूद है। यहीं पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि पूर्णांक यानी सारे अंक जो हैं अपने आप में पूर्ण तो हैं, बट भिन्न में कोई संख्या हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इसीलिए हमें ये जो पूर्णांक हैं इससे भी और आगे जाना होगा, संख्याओं को और ज़्यादा विकसित करना होगा। तो इसके लिए नया शब्द आया और उसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएँ, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ये जो आर जो होता है ना, जैसे इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको एंड से डिनोट करते हैं। बट ये जो परिमेय संख्याएँ हैं इसको आर से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, क्योंकि आर जो है वो एक और टाइप का नंबर होता है, उसको बोलेंगे रियल नंबर या वास्तविक संख्याएँ, उसको आर से डिनोट किया जाता है। तो इसीलिए ये जो रैशनल नंबर है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसको आर से नहीं बल्कि कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और ये परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं? देखो वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा है कि वे संख्याएँ जिन्हें p बटा q के रूप में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 2x बराबर 3 अगर कहीं पे है, तो इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3/2। तो ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वे संख्याएँ जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक आपको दिख रहा होगा, ये सारे नंबर वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, वो ज़ीरो भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, पर संख्याएँ अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है कि p और q पूर्णांक है। देखो 3 भी अपने आप में पूर्णांक है, 2 भी अपने आप में पूर्णांक है, एवं q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब हर में जो भी नंबर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। या आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि हर में कोई भी संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी हर में अगर 0 बन जाता है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएँगे, कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं पर कर पाएँगे, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कहीं पे लिखा है 5/1 बराबर, अगर मैं इसको लिखूँ माना इसकी वैल्यू है x, ठीक है? ये हमने कहीं पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको इधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर 1 गुणा x, या इसको केवल x भी लिख सकते हैं। तो 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x। पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। बट यहीं पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ बराबर x। अब ये जो 0 है इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बराबर x गुणा 0। अब आपको ये पता है कि किसी भी संख्या को, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर 0। अब देखो कभी भी 5 की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हर में 0 आता है, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पे 3 लेते हैं, तो ये 3x हो जाएगा, 5 लेते हैं तो 5x हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर आ रहा है, ये कभी भी सत्य नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि हमेशा हर में 0 नहीं लिया जाता है। हमेशा आपको दिख रहा हो, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे, तो हमेशा यहाँ पे किताब में भी लिखा होगा कि जो हर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q ये क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और साथ में जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसके उदाहरण क्या-क्या हैं, जैसे 3/4, 5/6, 4, 1.77, मतलब भिन्न भी आ सकती है, 0 भी आ सकता है, 2.3 का बार। बार का मतलब होगा कि यही चीज़ रिपीट होगी, जैसे 2.33333। अब ये रिपीट कैसे होती है, जैसे अगर मैं 3 का भाग 10 में करूँ, तो भाग करके कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद 9, फिर 1, अब यहाँ पे दशमलव लगाएँगे, 0 बढ़ाएँगे, फिर यही चीज़ रिपीट होती जाएगी।
3.33333। अब देखो ये 3 कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसके लिए क्या किया गणितज्ञों ने एक छोटा-सा तरीका निकाला कि अगर यहाँ पर केवल एक बार लगा दें, ऐसे बार लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि ये 3-3-3-3 आता जाएगा। तो जितने भी संख्याओं के ऊपर ऐसे बार लगा है, तो इसका मतलब ये संख्याएँ रिपीट होती जाएँगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही होंगी। तो देखो यहाँ पर 3/10 का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3/10, और जो कि आपको दिख रहा होगा ये p हो गया हमारा और ये q हो गया। तो ये भी क्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पे देखो वही परिमेय संख्याओं के बारे में ही बात की गई है। और इसके अलावा और सारे नंबर भी होते हैं कुछ, उन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चीज़ें एक ही साथ आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? और देखो क्या-क्या चीज़ें इसमें दी हैं। और एक होती है अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्याओं को हम कभी भी इसकी डेफ़िनेशन नहीं लिख सकते हैं। डेफ़िनेशन कैसे लिखेंगे? कोई संख्या अगर परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं होगी और अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो वो परिमेय नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि वे संख्याएँ जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर p/q के रूप में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्याएँ होंगी और p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय संख्याएँ होंगी। ठीक है? जहाँ p और q पूर्णांक है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये सारी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएँ होंगी, p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे जितने भी रूट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है? वर्गमूल के अंदर जितने भी नंबर चाहे वो वर्गमूल 2 हो, वर्गमूल 3 हो, वर्गमूल 4 की वैल्यू एग्ज़ैक्ट 2 होती है। वर्गमूल मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे, पूर्ण वर्ग जो संख्याएँ होंगी जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, इनकी वैल्यू इनकी ये अपरिमेय संख्याएँ नहीं होंगी क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3, इसको लिख सकता हूँ 4, इसको लिख सकता हूँ 5। तो इनको छोड़ के जितने भी संख्याएँ आते हैं वर्गमूल के अंदर, चाहे वो √8 हो, 6 हो, 5 हो, ये सारी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएँ होंगी। इसके साथ में पाई हो गया, एक ई होता है, ई हो गया, एक्स्पोनेंशियल नंबर बोला जाता है इसको और साथ में यहाँ पे 5 की घात 1/3 तब ये वर्गमूल 1 यहाँ पे 3 है ये वर्गमूल, ठीक है? ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएँगे अपरिमेय संख्या हो जाएँगे। ये ज़्यादा काम का नहीं है पर फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अपरिमेय संख्याएँ भी होगी और उसके बाद लास्ट जो संख्याएँ आती हैं वो वास्तविक संख्याएँ आती हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर और इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। अब जो वास्तविक संख्याएँ होंगी उसके अंदर सारे नंबर आ जाएँगे। उसके अंदर परिमेय संख्याएँ भी आ जाएँगी, अपरिमेय संख्याएँ भी आएँगी साथ-साथ में जितने भी पूर्णांक होंगे या सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, सारे संख्याएँ जितने भी नंबर होंगे मतलब इस संसार में जितने भी नंबर हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 4 से जितने भी नंबर आपके दिमाग में आ रहे हों, जैसे कहीं पे लिखा है 5.336, 8, 9 ये सारे नंबर क्या होंगे? वास्तविक संख्याओं के अंदर आएँगे। जैसे √2 ये भी एक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। √3 ये भी वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ज़्यादा आगे होती है बट नॉर्मली ऐसे 3.14 लिखते हैं। ये भी वास्तविक संख्याओं के अंदर आएगी। ठीक है? तो आई होप कि इतनी चीज़ें फ़िलहाल तो आपको क्लियर हो गई होंगी और एक छोटा-सा चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला चार्ट। इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। देखो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर या इसको प्राकृतिक संख्याएँ मैंने अभी आपको बोला होगा जो काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनती के नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे प्राकृतिक संख्याएँ होंगी। अब ये जो बड़ा गोला है देखो इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा ये होगा, उससे बड़ा ये वाला होगा। क्योंकि इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा आ गया। उसके बाद और बड़ा ये होगा जो कि इंटीजर होगा जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक इस इनसे भी बड़ा हो गया है क्योंकि इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएँ भी आ गई। पूर्णांक से बड़ा भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है? और परिमेय संख्या के और ज़्यादा जो बड़ा होगा वो होगा रियल नंबर या इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है? और ये जो वास्तविक संख्या है, इसके अंदर परिमेय संख्याएँ भी आएँगी, ये सारे नंबर तो आएँगे और साथ में जो इरेशनल नंबर हैं, यानी जो अपरिमेय संख्याएँ ये भी आएँगे। तो ये सारे जितने भी नंबर होंगे वो वास्तविक संख्याओं के अंदर आएँगे। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल तो संख्याओं में इतना ही है, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक-एक करके इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्याओं मैंने आपको अभी बताया ना कि कौन सी संख्याएँ होती हैं
जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे कहीं पे शून्य है तो उस जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से। और किसी भी संख्या के अगर बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हमेशा? बटे में 1 मानते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा p और ये हो जाएगा हमारा q। यानी ये जो शून्य है इसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है तो इसका मतलब हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, जो कि आपको दिख रहा होगा q की वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पर 0 होती तो तब हम इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते थे। तो पहला क्वेश्चन इतना सिंपल था। और अगर आपको परिमेय संख्याओं की परिभाषा आती होगी तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। अब अगर आपको यहीं पे ये जो संख्याएं हैं ये ऐसे दिया होता है कि 3 और 12 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो 3 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे नंबर होते हैं। अगर आपको सिंपल ये दिया होता तो हम इनके बीच में ये वाले नंबर लिख देते हैं। बट हमें 3 और 4 के बीच में दिया है कि कितने परिमेय संख्याएं होंगी। अब परिमेय संख्याएं अभी मैंने आपको बताया ना, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम पहले तो वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है, तो बीच में यहाँ पे और भी लिख देते हैं। मैंने आपको बताया कि हर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे भी 1 मान लो। अब क्या करेंगे, जैसे जितने भी नंबर हमें निकालने हैं, जैसे यहाँ पे 6 नंबर निकालने हैं, तो ये जो 6 है इसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा इन सब में करेंगे, यानी इसके अंश में भी करेंगे और इसके हर में भी करेंगे। वैसे इसके अंश में भी करेंगे और इसके हर में भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे 7 गुणा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 21 और 1 गुणा 7 ही हो जाएगा यहाँ पे 7। और आगे ये हो जाएगा 7 गुणा 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 28 और 7 गुणा 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों संख्याओं के बीच में हमने अंतर निकाल दिया, एक है 21, एक है 28। तो बस इनके बीच में कौन-कौन से नंबर होंगे? 21 के बाद क्या आएगा? 22। अब देखो बटे में 7 है तो यहाँ पर भी बटे में 7 होगा। पहला नंबर ये हो गया, फिर 22 के बाद आएगा 23, तो 23 बटे में 7, फिर आएगा 24, तो 24 बटे 7, फिर आएगा 25, 25 बटे 7, फिर आएगा 26, 26 बटे 7, फिर आएगा 27, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 27 बटे 7, लास्ट में 28 ही है। तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएँ निकालनी थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमने निकाल दी, तो बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या दिया है। इसमें दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा, सेम टू सेम करेंगे। देखो यहाँ पर 3 बटे में उसमें कुछ नहीं दिया था तो हमने 1 माना था। यहाँ पे 5 दिया है तो बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। और अगली संख्या है हमारे पास 4/5। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने हैं तो 5, और मैंने अभी क्या बोला था, जितनी भी निकालनी है उसमें 1 जोड़ दो। तो 5 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब 6 से गुणा यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, फिर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो 6 गुणा 3 यहाँ कितना होगा? 18, और 6 गुणा 5 तो यहाँ पे होगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा बीच में, और 6 गुणा 4 तो ये होगा 24, 6 गुणा 5 ये होगा 30। अब देखो 18 और 24 बीच में गैप बन गया, तो 18 के बाद अगला नंबर आएगा 19 का, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23। और यहाँ पे इसके बटे में आपको दिख रहा होगा 30 है, तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो कितने नंबर निकालने थे? 5 निकालने थे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या हमने निकाल दी। तो देखो प्रश्न क्या 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? देखो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यानी सत्य और असत्य हमें बताना है, जिसका पहला पार्ट दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो कि मैंने अभी आपको बताया ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो देखो प्राकृतिक संख्या ये है नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या ये वाली है।
तो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर ऐसे आएँगे और पूर्ण संख्याएँ 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको दिख रहा होगा क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, मतलब सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सत्य लिखा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है? सत्य है। तो पहला का आंसर निकाल दिया। अब दूसरा पार्ट इसमें दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया ना कि इंटीजर क्या-क्या होता है इसमें ऋणात्मक संख्याएँ भी आती हैं, धनात्मक भी आती हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक लिख दो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर होते हैं। तो क्या प्रत्येक इसमें मौजूद देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, -1 देखो यहाँ पे -1 नहीं है। तो इसका मतलब माइनस इसमें कोई सा भी नंबर माइनस वाला इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक की बात हो रही है। तो प्रत्येक तो नहीं है ना, तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? जो कि आपको दिख रहा होगा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा पार्ट भी हो गया। और देखो तीसरा पार्ट इसमें दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मैंने अभी आपको बताई जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 2 है, 2 को लिख सकते हैं 2/1 तो p/q के रूप में होगी, 2 हो गया, 3 हो गया या 5/6 हो गया, 3/8 हो गया, 0 हो गया, वैसे ही 5 हो गया। तो ये सारी होंगी परिमेय संख्याएँ और पूर्ण संख्याएँ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको दिख रहा होगा देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। 5 यहाँ इसको और आगे बढ़ाएँगे 5 यहाँ पे भी है। 2/1 यहाँ पे है, 2 बटे में कुछ नहीं है 1 मानेंगे 2/1 यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5/6 यहाँ पे है। बट 5/6 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं वो अपने आप में पूर्ण होती हैं, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो ये इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है? तो ये वाला सत्य है, ये असत्य है, ये वाला भी असत्य है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 4 के भी तीनों पार्ट हल कर दिए। तो यहीं पे हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। अब देखो अगर कहीं पे भी या किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो अगली वीडियो में बनाऊँगा वहाँ पे मैं आपको उस वो जो सारे जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर कर दूँगा। ठीक है? तो पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। बाकी कक्षा 9 का जो संपूर्ण हल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो एक-एक करके जितने भी चैप्टर होते हैं, सारे चैप्टर के हल आप देख सकते हैं। ठीक? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।